ओके, सो हम ये कह रहे थे कि चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। कैसे? एग्जाम्पल था कि जो चार्ज है उसमें हम चार्ज देखेंगे और देखेंगे नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल्स किस इक्वेशन में, इसमें। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में, जो कि होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन होता है या डिके होता है। तो जो चार्ज है न्यूट्रॉन का 0 है, प्रोटॉन का +1 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का -1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल चार्ज इस साइड भी 0 और इस साइड भी 0। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इस साइड 0, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। यहाँ पे एक न्यूट्रल पार्टिकल है, न कि एक चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो रिसेंटली क्वार्क पार्टिकल्स आर डिस्कवर्ड having charges ±2e/3 and ±e/3, but quantization of the charge is still valid। लेकिन क्वांटाइजेशन यानी कि क्वार्क पार्टिकल्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन डिवाइड होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिवाइड होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन आई डोंट नो, बट जो क्वांटाइजेशन है वो फिर भी वैलिड है, इवन दो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड किया जा सकता है। उनके चार्ज को नहीं किया जा सकता, उनको किया जा सकता है। क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है। तो देयर इज़ नो फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स, क्योंकि एग्जिस्टेंस ही नहीं है क्वार्क पार्टिकल्स का कोई फ्री, इस वजह से वो हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर बंधे रहते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, उनका कोई फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो देयर आर ऑल्सो एंटी क्वार्क पार्टिकल्स। एंटी क्वार्क पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक अप क्वार्क पार्टिकल है +2e/3, एक एंटी अप है यानी कि -2e/3, एक डाउन क्वार्क पार्टिकल है -e/3 और एक एंटी डाउन है +e/3। वैसे मेनली एक अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है, इनके भी एंटी होते हैं। फिर अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो इन्हीं क्वार्क पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, 3 कॉम्बिनेशन से, जो कि है डाउन क्वार्क और अप क्वार्क। यहाँ पे भी अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के से प्रोटॉन बन जाता है। यहाँ पे भी ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी डाउन क्वार्क की और अप क्वार्क की। अब ये है हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन। तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है मास के बिना, लेकिन मास एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बिना। कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन है जो कि जिसमें मास तो कुछ है बॉडी के पास, 0 नहीं है मास, लेकिन उसके ऊपर चार्ज 0 है। इसका मतलब वो एक अनचार्ज बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है। तो ऐसा होता है न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर चार्ज नहीं होता है, ऑल्दो उसके अंदर चार्ज होता है, पर चार्ज का जो वैल्यू होता है वो 0 आता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मास ही नहीं है बॉडी के पास, मास ही 0 हो गया, मतलब वो बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती इस एनवायरनमेंट में, तो इस वजह से उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं निकलता, ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि मास ही नहीं है उस बॉडी के पास। फिर हम देखते हैं जब मास भी उसके बॉडी के पास है और चार्ज भी उस बॉडी के पास है, तो ऐसा होता है किसी बॉडी के पास कितना भी मास है, अगर वो उसके पास चार्ज की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब वो चार्ज बॉडी है और उसके पास ऐसा हो सकता है। दिस कंडीशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। चार्ज इज़ इनवेरिएंट, इसका मतलब है बिकॉज इट डजेंट डिपेंड ऑन सेलेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वेरिएबल नहीं होता है, चाहे कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कहीं भी खड़े होकर देखो, और या फिर उस चार्ज पार्टिकल की कितनी भी स्पीड हो, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो कहीं भी है, अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, यानी कि चार्ज कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो चार्ज इज़ इनवेरिएंट। वहाँ पे चार्ज उतना ही रहेगा, वेरिएबल नहीं होगा चार्ज किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से या स्पीड की वजह से बॉडी की। तो जैसे कि हम देखते हैं लेकिन मास बदलता है, स्पीड बॉडी की चेंज होती है तो मास चेंज होता है, बट जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, पर चार्ज नहीं चेंज होता। तो देखें कि लेट अ बॉडी ऑफ रेस्ट मास m0 एंड चार्ज q0 सीन फ्रॉम 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस
S1 and which is at rest and S2 which is moving, then observed mass is different. तो observed mass तो different आएगा, वो किस तरीके से आएगा हम इस फॉर्मूले से देखेंगे. For two frame of references but charge remain same. तो मास तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के हिसाब से इस फॉर्मूले के हिसाब से अलग अलग आएगा, लेकिन चार्ज रिमेन सेम, चार्ज उतना ही रहेगा. अब देखो हमारे पास एक फार्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके जब वेलोसिटी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज़ प्रूव होती है कि जो वेलोसिटी है अगर वो बॉडी की बदलती है तो उसका मास भी बदलता है. तो जब भी वेलोसिटी बढ़ती है तो जो v²/c² की वैल्यू पूरी की पूरी बढ़ जाती है. जब अंडर रूट में कोई भी वैल्यू बढ़ती है तो ये वाली वैल्यू जो पूरी की पूरी है अंडर रूट वाली वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो मास है वो इंक्रीज़ हो जाता है. तो जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे S1 की वैल्यू अगर यहाँ पे रेस्ट में है, ये वाला S1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये जो बॉडी है इसके हिसाब से ये अगर एक इंसान खड़ा हुआ है S1 पे जो कि एक रेस्ट पे है, वो उसके लिए जो मास m है वो वेलोसिटी के ज़ीरो होने की वजह से मास m0 के बराबर हो गया. जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे अगर ज़ीरो हो गया तो मास जो है वो m0 के बराबर हो गया, क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है. तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद m = m0 हो जाएगा इस रेस्ट में होने की वजह से. लेकिन जब एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एक पर्सन, तो फिर उसके हिसाब से जो अगर हम उस वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो वो वेलोसिटी पुट करने पर वैल्यू जो मास की है वो कुछ और आती है, जो कि इस v के अकॉर्डिंग आती है. वेलोसिटी जो पुट करेंगे उसके हिसाब से आएगा ये वैल्यू. तो मास का वैल्यू चेंज हो जाएगा, m2 = m हो जाएगा, जहाँ पर m2 की वैल्यू ज़्यादा होगी m1 से. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, जब नहीं थी तो मास m = m0 हो गया, लेकिन जब वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है तो जब ये होगा कुछ तो फिर ये पूरी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब ये पूरी की पूरी वैल्यू अंडर रूट की कम हो जाएगी तो मास की वैल्यू बढ़ जाएगी. ये इस हम फॉर्मूले से देख सकते हैं. तो m2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा m1 से, क्योंकि m1 जो है वो इसके इक्वल है m0 के, यानी कि जो इसकी रियल वैल्यू है उसके इक्वल है. तो लेकिन चार्ज दोनों ही कंडीशंस में S1 के हिसाब से या S2 के हिसाब से उतना का उतना ही रहेगा, पर मास चेंज होता है. सो मास इज़ वेरिएंट विद द रिलेशन गिवन बाय. सो मास इस रिलेशन के हिसाब से रेस्ट मास कैलकुलेट हम कर सकते हैं. m1 = m0 आ गया, तो वो चेंज होता है, लेकिन चार्ज चेंज नहीं होता है. चार्ज इज़ इनवेरिएंट. एक बॉडी है जो इजेक्ट करती है 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, देन फाइंड चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी. तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं बॉडी से, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा. क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी में आते हैं तो चार्ज नेगेटिव आता है बॉडी पे, इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट या बाहर जाते हैं बॉडी से तो चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव आता है. ठीक है, तो जो चार्ज है वो है Q = NE. Q = 10⁻18 जो है वो है n की वैल्यू, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 × 10⁻14. तो चार्ज आ जाएगा 0.16 कूलम. ठीक है, तो ये वैल्यू भी हम याद कर सकते हैं कि नहीं सॉरी यहाँ पे याद नहीं करना, आई एम रियली सॉरी. तो एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है -10 माइक्रोकूलम. अगर 2 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाएं बॉडी में से तो उसका नया चार्ज पता करो. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसमें से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, यानी कि इतने n पार्टिकल्स निकाल दिए. तो NE करके पता कर लो कि ये चार्ज कितना निकाल दिया है ना, कितना रिमूव कर दिया ये चार्ज. तो पता करो नया चार्ज क्या आया, यानी कि इसमें से इतना निकाल दिया तो कितना आया. तो हम देखेंगे कि पहले बॉडी पे इतना चार्ज था, फिर उसके बाद जो ट्रांसफ़र हुआ चार्ज जो कि n की वैल्यू हमें दे रखी है और रिमूव हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा वैल्यू चार्ज की, जो अब पॉजिटिव निकाला है, यानी कि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे. तो इसका NE की वैल्यू निकाल लो, है ना. Q ट्रांसफ़र निकाला हमने, Q ट्रांसफ़र हमने निकाल लिया 2 × 10⁻13 × 1.6 × 10⁻19 करके, और फिर उसके बाद में हमने देखा कि अब लास्ट में कितना चार्ज आएगा. तो पहले जो चार्ज था उसमें से जो नया चार्ज आएगा उसको माइनस कर देंगे, है ना, सॉरी प्लस कर देंगे, क्योंकि
मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट चार्ज आ जाएगा कि अब कितना बचा है। तो -10 पैसे अब जो प्लस है, पॉजिटिव में ही चार्ज इसके ऊपर से हटा था, तो +3.2 आ जाएगा, जो कि है -6.8 माइक्रोकूलम आ जाएगा। हाँ, तो एक बॉडी इजेक्ट कर रही है 4 × 10³ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है ना। तो वो पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रही है, वो बॉडी इजेक्ट कर रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो भी इस इलेक्ट्रॉन से n की वैल्यू से जो भी चार्ज आएगा वो पॉजिटिव होगा, और दूसरा पर सेकेंड है, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान देने की है। देन फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम, कितने समय के बाद चार्ज ऑन द बॉडी बिकम 1.28 मिलीकूलम, ठीक है। तो इतना चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में इजेक्ट कर रही है बॉडी। तो कितना, अब ये n की वैल्यू है तो इससे मतलब कितना चार्ज वो इजेक्ट कर रही होगी 1 सेकेंड में। तो हमने वैल्यू पुट करी 4 × 10⁻13 × 1.6 × 10⁻93, तो फिर हमारे पास आ गई 6.4 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रही है बॉडी 1 सेकेंड में। मतलब अगर यहाँ पे 1 करके और इसको 1 करके 6.4 × 10⁻, यानी कि एक चार्ज की वैल्यू कितनी होगी 1 सेकेंड के अंदर, इतना चार्ज वो जा रहा है, ठीक है। तो 1.28 मिलीकूलम के अंदर वो कितना चार्ज इजेक्ट करेगी, तो मतलब कितने टाइम बाद वो हाँ, तो 6.4 × 10⁻6 कूलम अगर वो 1 सेकेंड में कर रही है, तो 1 कूलम वो कितने सेकेंड में करेगी, 1 कूलम करेगी वो 1/6.4 × 10⁻6 सेकेंड के अंदर। जब इतने टाइम में करेगी 1 कूलम को, तो 1.28 मिली कूलम को कितने टाइम में करेगी, तो T की वैल्यू आ जाएगी 1/6.4 × 10⁻6 इंटू 1 इतनी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। तो मिली कूलम, तो मिली की वैल्यू जो होती है वो होती है 10⁻3, 10⁻3 रखा और टाइम की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस फसाद को छोड़ के हम सीधे इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, T की वैल्यू इंटू Q फाइनल अपॉन एनी पर सेकेंड, जो भी दे रखा हो सो पुट करो, और पर सेकेंड के अंदर 4 × 10⁻3 और ये 1.28 मिली है तो 10⁻3, और Q फाइनल की वैल्यू आ जाएगी, बाय यू कैलकुलेट यू विल गेट 200 सेकेंड, ओके। सो सेम चीज़ अब हम यहाँ देखेंगे कि 10⁻10 अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो निकल रहे हैं बॉडी से पर सेकेंड। तो अब टाइम फाइंड करना है कि कितना चार्ज जो है कितने टाइम में वो -4.8 नैनो कूलम हो जाएगा, उस बॉडी का चार्ज कितनी देर में होगा जब इलेक्ट्रॉन निकलते। तो एक अब यहाँ पे पहली बात तो अल्फ़ा पार्टिकल दिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो +1 चार्ज आता है, लेकिन जब एक अल्फ़ा पार्टिकल होता है जो कि पॉजिटिव होता है वो निकलता है तो 2 + 2e चार्ज आता है, ठीक है। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज होता है +2e, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बीटा पार्टिकल्स तो, और अल्फ़ा पार्टिकल भी। बीटा पार्टिकल तो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन है, पर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो +2e के बराबर होता है। तो एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का कितना है अल्फ़ा पार्टिकल का, +2e। तो टाइम की वैल्यू इसमें पुट कर दो उस वाले फॉर्मूले में, तो 2e वैल्यू तो पुट कर दी अल्फ़ा पार्टिकल की जगह, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 सेकेंड। और यहाँ पे जो है 4.8 नैनो कूलम, तो नैनो की 10⁻⁹ वैल्यू होती है, तो 4.8 10⁻⁹ कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू -e होती है, प्रोटॉन की +e होती है, अल्फ़ा की +2e होती है, बीटा अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन ही होता है -e। तो बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद में पहले बीटा पार्टिकल बोलते थे इलेक्ट्रॉन को, बाद में पता चला कि ये तो इलेक्ट्रॉन होता है। इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है, अब हमें ये वाले क्वेश्चन करने हैं कि चार्ज कौन सा पॉसिबल है वो वाले, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चार्ज की वैल्यूज़ दी हुई हैं, अब इनमें से वही चार्ज पॉसिबल होगा जिसकी, तो मतलब कोई भी चार्ज तब पॉसिबल होता है जब वो Q = NE की फॉर्म में लिखा जा सके, है ना, जहाँ पे n की वैल्यू एक इंटीजर नंबर होती है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से होती है, पॉइंट में नहीं होती है। तो जब भी बोला जाए कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो Q की वैल्यू से n की वैल्यू निकाल लो, है ना।
जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो इंटीजर होती है, तो चार्ज अगर वो इंटीजर आती है n की वैल्यू तो चार्ज पॉसिबल होता है। तो अब इन सब के लिए निकालेंगे हम। तो n की वैल्यू निकालो, अगर n इंटीजर तो q पॉसिबल। तो q इज इक्वल टू एन में पहले वाले के लिए निकाला, q की वैल्यू इतनी रखी और e की वैल्यू इतनी रखी, तो 1.6 इंटू 10⁻19 रख दी e की वैल्यू, और q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻20 दे रखी है, तो 1/10 आया। 1/10 यानी कि पॉइंट में वैल्यू, इसका मतलब n की वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। इसमें पुट किया सेम टू सेम, तो 10⁻18 के बाद ये 10 आ गया है जो कि एक इंटीजर है, तो ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे किया सेम टू सेम, तो फिर मिली था इसमें, इस वजह से 10⁻³ लगाया, और 1.33/16 × 10⁻5 है ना, तो ये वैल्यू आई हमारे पास। तो अब इस वैल्यू को हमने क्या किया, पॉइंट हटा दिया, तो एक इंटीजर की वैल्यू आ गई, इस वजह से ये भी पॉसिबल है। अब जो 2.4 है ये अब क्या है बताओ। तो q की वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये वजह से ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 2.4 ये n नहीं है, ये q है, चार्ज दे रखा है हमें। ठीक है, इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को कि 2.4 क्यू चार्ज के में पॉसिबल है। वैसे यहाँ पे q की वैल्यू पुट करने के बाद में, मतलब यहाँ पे q चार्ज है, दे रखा है कि q है और वो पॉसिबल है। तो कभी भी q किसी चीज़ के पीछे आए तो वो पॉसिबल होता है, ये वाला इस टाइप का चार्ज। तो अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब किस किस तरीके से हम चार्जिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सबसे पहला मेथड है, फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज करना। जब दो बॉडीज़ को एक साथ रब किया जाता है ना, तो बहुत दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो मे बी चार्ज, क्योंकि हो सकता है चार्ज ना भी आए ऐसी बॉडीज़ को रब करने से, जैसे कि अगर हम कॉम्ब करेंगे गीले बालों में तो पानी की वजह से चार्ज नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे दो बॉडीज़ को रब करने पे चार्ज आता है। और आफ्टर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो बॉडी है उनके ऊपर इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। जैसे कि इन दोनों को रब किया तो फिर आप बाद में प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। और ये फिक्स होता है कि किस बॉडी से किस पे जाएगा, यानी कि ए बॉडी से ही बी बॉडी पे ही क्यों गया, है ना। तो ये फिक्स होता है कि मतलब एक बॉडी, कौन सी बॉडी है जो देगी और कौन सी बॉडी है जो लेगी, है ना। तो हम नेक्स्ट है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन के द्वारा हम चार्जिंग देखेंगे। तो अब जैसे कि दो बॉडीज़ हैं जो कि डिफरेंट पोटेंशियल पे हैं, तो हाँ मतलब चार्जिंग में कंडक्शन में पहली बात तो कोई भी चार्ज जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे फ्लो होता है टू कंडक्टिंग बॉडी से, वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। जब दो कंडक्टिंग बॉडी हैं, तो दो बॉडी हैं जिस पे डिफरेंट पोटेंशियल है जो कि एक वायर से कनेक्ट कर दी गई हैं, तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो पोटेंशियल जब तक दोनों का इक्वल नहीं हो जाता ना, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा, और उसके बाद जैसे ही इक्वल हो जाएगा वैसे ही स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे कि फ्लूइड, हमें पता है फ्लूइड फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ऐसे ही चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हमने कन्वेंशनली देखा है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, बट एक्चुअली में कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, जिससे हमें लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर करंट है, जिसको हम करंट को ही पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो जैसा कि हमने कहा कि चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका पोटेंशियल तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको उल्टा उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं।